हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे डिस्कस करना है और जिसके ऊपर फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास के दौरान एक बार क्लास ली जा चुकी है, जिसको रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर या डैम वॉल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर एक ऐसी संरचना है जिस पर कोई चीज रिटेन होती है। ये आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि फूड प्रोसेसिंग के समय भी रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर की ही हम लोग एक संरचना पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बिन का नाम देते हैं। और वहां पर उसे रैंकिन प्रेशर थ्योरी के थ्रू जो हम फार्मूला पढ़ते हैं, वही सेम फार्मूला यहाँ पर भी होता है। लेकिन बेसिकली इसका एक ओवरव्यू मुझे देना है कि वो ये टॉपिक आपके माइंड में एक स्केलेटन इसका ऐसा बना रहे कि हमेशा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आते रहे। क्योंकि हमेशा एक चीज की बात आप देखेंगे कि कहीं पर भी कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना है या कोई हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना है, तो उस स्ट्रक्चर के फेल्योर की बात हमेशा होती है कि फेल्योर कितने प्रकार से हो सकता है और वो स्ट्रक्चर को कितनी तरह से हमें बचा के रखना है। तो इस तरीके से वहां पर हम लोग उसकी बात करते हैं। तो बेसिक बात क्या है, इसको आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा इस छोटे से लेक्चर के दौरान, जिसमें हम लोग एक समरी समझने की कोशिश करेंगे कि रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर होता क्या है और रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर को बनाने का उद्देश्य क्या है। जहां पर भी हम लोग ड्रॉप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस भी जगह पर हम लोग सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस जगह पर रिटेनिंग वॉल ऑलरेडी बनानी पड़ती है। रिटेनिंग वॉल कैसी होती है इसको देख लीजिए। रिटेनिंग वॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा आप अपने आप से ये पूछिए कि किसी चीज का नाम वही क्यों रखा गया। तो रिटेनिंग वॉल का मतलब हु स्टॉप्स समथिंग, जो कुछ रोके। रिटेनिंग वॉल का मतलब जो कुछ रोके। अगर मान लीजिए मेरे ऊपर कोई इंसान कोई बल लगाता है, मैं उसे रोक लेता हूं, तो मैं उसके बल को क्या कर रहा हूं, रिटेन कर रहा हूं। तो अगर रिटेनिंग वॉल पानी को रोक रही है तो बांध की रिटेनिंग वॉल, अगर वो अनाज को रोक रही है तो वो बिन की रिटेनिंग वॉल, ठीक है। अगर वो सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में पानी के वेग को रोक रही है, पानी को थोड़े से अपने पहले थोड़ा सा स्टोर करके फिर आगे बढ़ा रही है, तो वो भी पानी को रोक रही है, तो वो पानी की रिटेनिंग वॉल। तो जनरली हम लोग वाटर की रिटेनिंग वॉल यहाँ पर स्टडी करते हैं। रिटेनिंग वॉल का मतलब क्या हुआ कि रिटेनिंग वॉल देखने में कैसी दिखेगी, इसको आप जान लीजिए। उसका क्रॉस सेक्शन देखने में इस तरीके का दिखाई देता है। क्या रिटेनिंग वॉल इतनी ही क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखाई देता है, क्या किसी और तरह की नहीं होती? ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, रिटेनिंग वॉल जैसे कहीं से पानी बहता हुआ चला आ रहा है और आप पानी को रोकना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, इस पानी के रास्ते में एक बांध बनाते हैं, या आप इस पानी के रास्ते में परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाते हैं या बांध बनाते हैं। बांध नदी पे बनता है, छोटा वॉल्यूम है तो गली कंट्रोल स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन ले देकर कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो जैसे ये पानी बहता हुआ आ रहा है मान लीजिए, और उस पानी को हम रोकना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके आगे एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इसके आगे एक दीवार खड़ी कर देते हैं और वो दीवार जो होती है वो देखने में इस प्रकार की दिखाई देती है। मतलब दीवार का क्रॉस सेक्शन देखने में कैसा है, इस तरीके का। ये हिस्सा सीधा है और ये ऐसे इस तरीके का हिस्सा क्रॉस सेक्शन, ठीक। ये एक क्या है, ये एक क्या है, समलंब है। क्या है ये? समलंब। समलंब चतुर्भुज या पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें अगर इसकी बेस की चौड़ाई b है, ऊपर की चौड़ाई अगर a है, और इस बांध की या इस दीवार की टोटल ऊंचाई कैपिटल H है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए ऊंचाई कैपिटल H है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया में फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल साइड का सम अपॉन 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मतलब क्या हो गया, ये a प्लस बी अपॉन 2 इनटू h। और अगर कोई आपसे ये कहे कि इस दीवार का, जो दीवार आपने इस पानी को रोकने के लिए बनाई है, तो ये दीवार पर आके पानी मान लीजिए ऐसे आया और जब इस दीवार पर टकराएगा तो क्या होगा कि कुछ ऊंचाई तक पानी भर के, यहाँ पे कुछ ऊंचाई तक पानी भर के इस पर रुक जाएगा। जब पानी इस पर रुक जाएगा तो अब ये वॉल क्या कर रही है, पानी को अपने पर रिटेन कर रही है, तो इसका नाम क्या रख दिया, रिटेनिंग वॉल। अगर कोई आपसे कहे कि इस पूरी दीवार का आयतन बताइए, तो आप क्या करेंगे,
इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में इस दीवार की लंबाई यहां से यहां तक जितनी, इसको गुणा कर दीजिए। तो मान लीजिए यहां से यहां तक इसकी लंबाई l है, तो आप क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, a + b/2 × h। ये तो हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो इसका ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर लंबाई का गुणा कर देंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा, तो इसमें l से गुणा कर दीजिए, वॉल्यूम आ गया। अगर कोई आपसे कहे कि इस पूरी रिटेनिंग वॉल को वेट बताइए, तो वेट कैसे निकलेगा, a + b/2 × h × l। तो ये तो हो गया इसका आयतन, और आयतन में अगर डेंसिटी का गुणा करते हैं, वॉल्यूम में अगर डेंसिटी का गुणा करते हैं, तो क्या मिल जाता है, वेट मिल जाता है या मास मिल जाता है। तो हमने क्या किया, इसके वेट को निकालने के लिए सबसे पहले इसकी डेंसिटी का गुणा किया, डेंसिटी का गुणा करने के बाद इस पर ग्रेविटी का गुणा कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, वेट मिल गया। तो इस पूरी रिटेनिंग वॉल का भार हमको प्राप्त हो गया। ये रिटेनिंग वॉल जो है अपने ऊपर पानी को क्या कर सकती है, रोक सकती है। और इसी रिटेनिंग वॉल की एनालिसिस जब हम करते हैं, उसी को हम लोगों ने 4 तरीके से स्टडी किया हुआ है। कैसे, ये रिटेनिंग वॉल जब पानी को अपने ऊपर रोकेगी तो ये कितने तरीके से फेल हो सकती है। तो इसके 4 तरीके से फेल होने की पॉसिबिलिटीज बताई जाती है। एक कि ये टेंशन में फेल हो जाए, ठीक है, ये टेंशन में फेल हो जाए। दूसरा ये कंप्रेशन में फेल हो जाए, ये ओवरटर्निंग कर जाए, या ये स्लाइड कर जाए, ठीक है, ये स्लाइड कर जाए, ठीक है। तो इन 4 तरीके से ये रिटेनिंग वॉल फेल हो सकती है। अब ये रिटेनिंग वॉल जो फेल हो सकती है, तो ये चारों तरीके किस तरीके से हम यहाँ स्टडी करते हैं, इसी को हम लोगों ने रिटेनिंग वॉल के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टडी ऑलरेडी इसकी कर चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स वाली क्लास में। लेकिन यहाँ पर इसका ओवरव्यू मैं आपको बताना चाहूंगा, और इनकी छोटी छोटी कंडीशंस थी, उनको मैं आपको रिकॉल करा दूं। टेंशन में फेल्योर तब बोली जाती है जब एक्सेंट्रिसिटी b/6 से कम हो जाती है। b/6 में क्या लिखा है, b मतलब क्या, इसकी बेस की चौड़ाई। ऊपर से ये पतला है, नीचे से मोटा है। तो कोई भी रिटेनिंग वॉल जिस पर पानी रोका जाता है वो क्या होती है, ऊपर से पतली, नीचे से चौड़ी होती है। क्यों, क्योंकि पानी का प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। पानी का प्रेशर क्या होता है, पानी का प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P = ρgh। इसका मतलब कि पानी जितना ऊंचा होगा, दीवारों पे उतना ज्यादा दाब डालेगा। तो दीवार कैसी बनाएंगे, ऊपर से नीचे तक सीधी एक जैसी बनाएंगे, तो क्या होगा, नीचे तो पानी का दाब ज्यादा है, तो क्या होगा, दीवार टूट जाएगी। हम क्या करेंगे, पानी ऊपर की तरफ दीवार पतली बनाएंगे, नीचे की तरफ मोटी करते जाएंगे, ठीक। और इस तरफ ये दीवार कैसी है, फ्लैट है। ये दीवार इस तरफ भी ऐसे भी बनाई जा सकती है, लेकिन वो तब बनाएंगे जब हमारे पास पानी इस प्रकार का हो, क्योंकि दीवार को इस तरफ सीधा ना बना के जहां आपने इसको ऐसे बनाने की कोशिश करी, तो उतना ही ज्यादा मटेरियल खर्च होगा। तो इतना मटेरियल वहां खर्च करेंगे जहां पानी में सिल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा। तो पानी में सिल्ट की मात्रा ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि पानी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब जब डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हम अपनी दीवार को दोनों तरफ से इंक्लाइंड बना देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी दीवार की स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपने इस पानी को इस दीवार तक पहुंचने से पहले सिल्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी संरचनाएं पीछे ही बना रखी थी, इसलिए यहाँ पर पानी मिनिमम सिल्ट के साथ पहुंच रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। पानी के अंदर घुले हुए कण जो पानी के साथ तैरते हैं, उनके मिनिमम अमाउंट के साथ ये पानी यहाँ पहुंच रहा है और इस दीवार को रोक रहा है। तो हमने आपको बताया कि E is less than b/6, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल। क्या बोलते हैं इसको, मिडिल थर्ड रूल। ये सारे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट हैं, बहुत तेजी के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। डिटेल्ड वाली जो क्लास है, जो एप्लीकेशन में मौजूद है, उस पर बहुत सारी चीजें डिटेल में है। यहाँ बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक मैसेज के तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि रिटेनिंग वॉल बहुत ही जगह पूछा जाता है। टेंशन का वैल्यू E is less than b/6। कंप्रेशन में क्या होता है कि जो मटेरियल की कंप्रेशन स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा वेट ऑफ द वॉल ये मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम रहना चाहिए,
तभी ये कंप्रेशन में फेल नहीं होगी। ठीक है, ये इसकी कंडीशन हो गई। ओवर टर्निंग की कंडीशन क्या हो जाती है कि रिस्टोरिंग मूवमेंट जो है, रिस्टोरिंग मूवमेंट ये ग्रेटर देन ओवर टर्निंग मूवमेंट। रिस्टोरिंग मूवमेंट ओवर टर्निंग मूवमेंट से ज्यादा होना चाहिए। और स्लाइड में इसकी सेफ्टी के लिए हम क्या सोचते हैं कि इस का जो दीवार का जो वेट है, जो इसका भार है, इसका वेट है, ये इसके फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होना चाहिए, ये इसके फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होना चाहिए, हमेशा ज्यादा होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, सॉरी, स्लाइड में जो हम ये सोचते हैं कि इस पर लगने वाला पानी का जो दबाव है, दबाव की वजह से जो लगने वाला बल है, मतलब वाटर प्रेशर फोर्स का मान हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स वाले मान से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये 4 कंडीशंस हैं जिनके आधार पे इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ये चारों कंडीशन में डिटेलिंग जो इसकी है आपको मैंने डिटेल्ड वीडियो वाले पेड प्लेटफॉर्म पे, और जो स्टूडेंट्स इसको पढ़े हैं वो जान रहे हैं कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। ये चीज मैंने रिकॉल इसलिए कराई क्योंकि जो नेक्स्ट सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर्स की जो क्लास है, जैसे ड्रॉप स्ट्रक्चर, ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर, इन सारे में हम लोग इन शब्दों का इस्तेमाल डायरेक्ट करेंगे और वहां पर आप लोग इसको थोड़ा सा रिकॉल करे रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अब आते हैं इन पर 5 मिनट का और क्लास ये अलग एक्सटेंड करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि जो ई की मान है b/6, ये b/6 है किस जगह, है ना। तो आपको मैं रिकॉल कर रहा हूं कि जब इस क्लास को हम लोग प्रोसीड कर रहे थे, जब इस क्लास को कंप्लीट कर रहे थे, तो वहां पर हमने क्या बोला था कि पूरी लंबाई L तक इस वॉल पर पानी क्या प्रभाव डाल रहा है, इसकी एनालिसिस करने के लिए हम इसकी केवल 1 मीटर लंबाई लेते हैं, केवल 1 मीटर लंबाई लेते हैं, और 1 मीटर लंबाई में जो हो रहा होगा वही पूरी L लंबाई में हो रहा होगा। ये चीज समझकर हमने अपनी एनालिसिस को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अगर 1 मीटर लंबाई इसमें से निकाल दी जाए तो इसका बेस कैसा दिखाई देगा, इसका बेस कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें ये डिस्टेंस b है, तो ये डिस्टेंस भी b है और ये डिस्टेंस 1 है। तो इसके बेस का जो एरिया हुआ 1 मीटर लंबाई तक, L मीटर लंबाई तक बेस में एरिया कितना है, b इंटू एल के बराबर। अगर आधार में जाकर देखें तो L लंबाई है और b इसकी चौड़ाई, तो बेस में एरिया कितना हो गया, b इंटू एल। लेकिन अगर एक ही मीटर लंबाई तक की बात करें तो बेस में एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू 1। तो b इंटू 1 वाला एरिया यहाँ पर बाहर में ड्रॉ करना, ये b है और ये 1 है, और b इंटू 1 वाले एरिया के बीच से जाने वाली ये उसकी सेंटर लाइन है। अब यहाँ पर जो जितने प्रकार के बल काम कर रहे हैं मैं उनको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, अब बल जो काम करेगा ये b इंटू 1 और ऊंचाई h और a, इनके बीच में कहीं, इस वॉल्यूम के बीच में कहीं काम करेगा। तो यहाँ पर b 1 मीटर लंबाई तक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर L की जगह 1 रख दीजिए, तो वॉल्यूम क्या हो गया, a प्लस b/2 इंटू h इंटू 1। तो ये जो आयतन आपको दिख रहा है यहाँ पे b इंटू a, b प्लस a/2 इंटू h इंटू 1, इसके बीच में कहीं जहां पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वहां पर सारे फोर्सेस काम करेंगे। तो इसके बीच में जहां पर काम करेंगे उस जगह को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए उसको ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा, उसको देखिएगा ध्यान से। अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इसका भार काम करेगा, जिसको हम लोगों ने W का नाम दे दिया, और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वाटर का लगने वाला जो प्रेशर है वो P इस पर काम करेगा, जिसको हम लोगों ने P का नाम दे दिया। और P और W का जो रिएक्शन फोर्स है, जिसको R का नाम देंगे, वो आधार के आधे से जितना आगे से निकल जाएगा, आधार का आधा, आधार यहां से यहां तक कितना है B, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, b/2, और इस b/2 में ये हो गया इसका केंद्र। ठीक है, मतलब आधार का सेंटर पॉइंट, आधार के सेंटर पॉइंट से ये रिएक्शन जितनी आगे से निकल जाएगा, यही इसकी क्या कहलाएगी, एक्सेंट्रिसिटी कहलाएगी।
और ये जो एक्सेंट्रिसिटी है, इसी एक्सेंट्रिसिटी का मान v/6 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हमारा वॉल है, ये रिटेनिंग वॉल है, इसका भार हमें जिस मटेरियल की रिटेनिंग वॉल बनी है इसकी एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, मतलब जितने भी कंक्रीट या बिल्डिंग मटेरियल होते हैं वो कंप्रेशन में मजबूत मगर टेंशन में कमजोर होते हैं। तो जो पहला वाला कंडीशन था, अगर E का मान v/6 से ज्यादा हो जाएगा तो इस बिल्डिंग, इस मटेरियल पर या इस रिटेनिंग वॉल के मटेरियल पर टेंशन फोर्स पैदा होगा, और टेंशन फोर्स में ये मटेरियल कमजोर होता है। ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स आर वीक इन टेंशन या टेंसाइल स्ट्रेस एंड हैव स्ट्रेंथ इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब कंप्रेशन करेंगे तो वो देर में फेल होगा मगर खींचेंगे तो जल्दी फेल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस पर टेंशन अगर पैदा ना हो, इसके लिए ये जरूरी है कि वाटर के दबाव का और इसके भार का जो फोर्स है, जो रिएक्शन फोर्स है, वो हमेशा v/6 के अंदर से होके जाए, मतलब यहां से इसकी डिस्टेंस v/6 से क्या हो, कम हो। E का मान v/6 से कम है। एक्सेंट्रिसिटी कहाँ होती है ये हमने आपको बता दिया कि इसकी सेंटर पॉइंट से कितनी आगे से ये शिफ्ट करेगा। अगर इसको इस वॉल्यूम के अंदर समझने की कोशिश करें तो इसके बीच में यहाँ केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, v/2, और एक्सेंट्रिसिटी वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये v/6 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तब इस वॉल पर, इस रिटेनिंग वॉल पर टेंशन फोर्स पैदा नहीं होगा, और अगर टेंशन फोर्स पैदा नहीं होगा तो ये टेंशन में फेल नहीं होगी, क्योंकि मटेरियल टेंशन में ज्यादा फेल होता है, इसलिए इसको हम मैनेज करेंगे। कंप्रेशन में हम ये ख्याल रखेंगे कि इस दीवार का भार इतना ज्यादा ना हो जाए कि ये पेंदी में मौजूद अपने ही मटेरियल को दबा कर तोड़ दे, इसलिए हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितनी है उसी के अनुसार ही इसके ऊपर भार डालेंगे। तीसरा आते हैं ओवरटर्निंग एंड रिस्टोरिंग मूवमेंट। तो यहाँ पर इस वॉल के दो पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। जैसे आपका पंजा आप आगे रखिए तो आगे क्या होता है, टो, पीछे क्या होती है, हील। तो उसी तरह ये कैसा दिख रहा है, आगे की तरफ इसका ये क्या, ये दोनों पॉइंट में क्या क्या है, ये आगे की तरफ इसका टो है और यहाँ पर इसकी क्या है, हील। और अगर हम इस टो वाले पॉइंट से दो मूवमेंट ले लें, दो बलाघूर्ण ले लें, तो उनकी यहाँ पर तुलना करी गई है, एक है रिस्टोरिंग और एक है ओवरटर्निंग। अब रिस्टोरिंग ओवरटर्निंग कौन कौन सा है इसको समझ लीजिए। इस वाले पॉइंट को टो बोला जा रहा है, इस वाले पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने बोल दिया कैपिटल Y, तो बलाघूर्ण या मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर P क्या है, वाटर के द्वारा लगाया गया बल किस पर, रिटेनिंग वॉल पर, जो कि कैसे लग रहा है, प्योर हॉरिजॉन्टल। और इस प्योर हॉरिजॉन्टल पर जो टो है, टो से दूरी कितनी है, Y। तो यहाँ पर जो मूवमेंट पैदा होगा, इस मूवमेंट का नेचर क्या होगा, ये इस वॉल को धक्का देके पलटना चाहेगा, ये इस वॉल को धक्का देके पलटना चाहेगा। तो जब ये धक्का देके इसे पलटना चाहेगा तो मूवमेंट कितना पैदा होगा इस T वाले पॉइंट पर, T वाले पॉइंट पर, और ये इसको इस तरफ लेके जा रहा है, तो इस T वाले पॉइंट पर ये कैसा मूवमेंट पैदा करेगा, क्लॉकवाइज। कैसा, क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो P इंटू Y, ये मूवमेंट कौन सा हो गया, जो इसको पलटने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब ये क्या कहलाएगा, P इंटू Y कौन सा मूवमेंट हो गया, ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग मूवमेंट, ठीक है। और इसी T वाले बिंदु से अगर ये वेट की बात करें W, तो ये W मान लीजिए इससे कितनी दूरी पर है, कैपिटल X की दूरी पर है। तो T वाले पॉइंट से ये W क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो W की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल X के बराबर। तो एक मूवमेंट अगर हम W का T वाले पॉइंट के अराउंड ले, T वाले पॉइंट के अराउंड ले अगर मूवमेंट, तो T वाले पॉइंट पर इस W वाले फोर्स का बलाघूर्ण कितना हो जाएगा, बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, मतलब T से इस W की जो क्रिया रेखा या एक्शन लाइन है, इसकी लंबवत दूरी कितनी है, X। तो इसका मूवमेंट कितना हो गया, W इंटू कैपिटल X। ये क्या कहलाएगा, रीस्टोरिंग मूवमेंट। ये रीस्टोरिंग मूवमेंट है, क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, और अगर इस पॉइंट के से इसकी डिस्टेंस ऐसे है
तो देखें तो क्या इसका नेचर क्या है, ये क्लॉकवाइज है तो ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको इस प्रकार से घुमाने की कोशिश करेगा। मतलब टी वाले पॉइंट्स अगर आप x डिस्टेंस तक जाएं और w फोर्स नीचे लगेगा तो ये आपके हाथ को नीचे लेके जाएगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट जिसका नाम क्या रखा गया, ओवरटर्निंग, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जिसका नाम रखा गया रिस्टोरिंग मूवमेंट। तो ये बात तय है कि रिस्टोरिंग मूवमेंट का काम क्या है, क्योंकि ये बॉल के वेट की वजह से पैदा हो रहा है, इसका काम ये है कि ये इस बॉल को अपनी जगह खड़ा रखे, और ओवरटर्निंग मूवमेंट का काम ये है कि वो बॉल के ऊपर बल लगाएगा और बॉल को पलटने की कोशिश करेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर ओवरटर्निंग मूवमेंट ज्यादा हो गया तो बॉल क्या होगी, अपनी जगह से टॉपल कर जाएगी या पलट जाएगी। तो बॉल का जो पलटना है उसको रोकने के लिए रिस्टोरिंग मूवमेंट या बॉल के वेट की वजह से टो पर पैदा होने वाला जो मूवमेंट है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारी ओवरटर्निंग के लिए सेफ्टी हो गई। अब आते हैं स्लाइडिंग के लिए। तो आपको मैंने बताया कि कहीं पर भी अगर ये जो रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल जिस भी भूमि पर बनी है, रिटेनिंग वॉल और उस भूमि के बीच का अगर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट या घर्षण कोण या घर्षण गुणांक म्यू है, तो घर्षण बल कितना होगा, इस वॉल का भार गुणे घर्षण गुणांक, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, म्यू इंटू डब्ल्यू बराबर वॉल के भार के कारण पैदा होने वाला फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लगने वाले बल, मतलब जो वाटर की वजह से या पानी की वजह से इस रिटेनिंग वॉल पे जो फोर्स लग रहा है, या वाटर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, वाटर के प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स से ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होना चाहिए। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगा और वाटर वाला फोर्स इस तरफ लगेगा। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या होगा, पूरी की पूरी बॉल आगे सरक जाएगी, क्योंकि पानी वाला बल ज्यादा हो गया। पानी वाला बल अगर वॉल पर पानी वाला बल P इधर लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स वापस उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है। तो होगा क्या कि अगर पानी वाला बल ज्यादा हो गया तो वॉल आगे सरक जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट का मान बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए आधार में कुछ ऐसे मटेरियल डालिए कि फ्रिक्शनल कोफिशिएंट क्या हो, बढ़ जाए, और साथ में रिटेनिंग वॉल का भार इतना रखिए कि ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो, जिसकी वजह से पानी के दबाव के कारण जो बल इस पर पैदा हो रहा है उसकी वजह से ये दीवार अपनी जगह से स्लाइड न करे। तो स्लाइडिंग में सेफ्टी कैसे देखी जाएगी कि फ्रिक्शनल फोर्स का मान हमेशा पानी के द्वारा लगाए गए दबाव बल से ज्यादा होना चाहिए। तो these are all about 4 conditions of safety of retaining wall. I hope कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। और अगर यहाँ पर हम लोगों ने रिस्टोरिंग मूवमेंट और ओवरटर्निंग मूवमेंट का रेशियो ले लिया जाए तो ये 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा मानक भी बनाया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। और ये हमने ऑलरेडी डिटेल्ड क्लास में डिस्कस करना था। डिटेल्ड क्लास में ये क्लास आपको कम से कम 1.25 घंटे की है। यहाँ पर इस क्लास का ओवरव्यू मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये टॉपिक रिटेनिंग वॉल का कई जगहों पर आपको कनेक्ट करता है, ठीक है। अर्दन एम्बैंकमेंट में, क्या आपका परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर में, आपके एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में, जहां पर आप स्टोरेज बिन के बारे में पढ़ते हैं वहां पर भी इसी प्रकार के प्रेशर की बात होती है। जहां पर हम लोगों ने प्रेशर को रिटेन करने के लिए वहां पर भी संरचना बनाई, क्योंकि जब ग्रेन भरेंगे तो भी वो दीवारों पर दबाव लगाएगा। फिर चौथे नंबर पे ये आपके स्मॉल डैम की संरचनाओं में, आपके मिट्टी वाले बांधों में, मतलब ये ऐसी कॉन्सेप्ट है जो कई जगहों पर कनेक्ट करता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपके कवरेज के रूप में इसको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये कवरेज आपको समझ में आया होगा। जो लड़के पढ़ रहे होंगे उनको ज्यादा समझ में आया होगा, और जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उनको तो अभी समझ में आया होगा कि नहीं ये नहीं जानता, लेकिन जो लड़के पढ़ रहे होंगे और जो इंटरेस्टेड होंगे तैयारी में, जो इस तरीके से पढ़ रहे होंगे कि वो कुछ करना चाहते हैं, उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, तो उनके जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड शब्बा खैर। और इस स्क्रीन को एक बार जूम करके मैं आप लोगों के लिए 5 सेकंड के लिए छोड़ रहा हूं, ताकि आप मन करे तो कभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।